नमस्कार। भारत का संविधान ये एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम इसे सिर्फ एक पेज के नोट से समझ सकते हैं? जी हाँ, आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हमारे पास एक हैंड रिटन गाइड है जो सरकार की पूरी बनावट को हमारे लिए एकदम आसान बना देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये साधारण से दिखने वाले नोट्स हमें कितनी असाधारण बातें सिखाते हैं। तो ये रहा वो नोट। देखिए, पहली नज़र में ये शायद सिर्फ एक फ्लो चार्ट जैसा लगे, लेकिन असल में ये भारतीय संविधान की नींव का एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मैप है। ये हमें दिखाता है कि शक्ति यानी पावर कैसे ऑर्गेनाइज की गई है, बड़े बड़े आदर्शों से लेकर रोजमर्रा के कामों तक। हम इसी मैप को अपनी गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके हर एक हिस्से को तोड़कर समझेंगे कि हमारा देश असल में काम कैसे करता है। तो हमारा ये सफ़र 3 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले हम संविधान के बड़े आइडियाज़ पर एक नज़र डालेंगे। फिर हम सरकार के जो 3 मेन पिलर्स हैं उन पर फोकस करेंगे और आखिर में हम इनमें से एक पिलर यानी कार्यपालिका को और करीब से जानेंगे कि असल में काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर संविधान है क्या? देखिए, ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं है। ये तो हमारे देश की आत्मा है, उसकी बुनियाद है। हमारे नोट्स इसे 3 मेन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है दर्शन यानी फिलॉसफी। ये संविधान का क्यों है, इसमें हमारे अधिकार और आदर्श शामिल हैं। दूसरा हिस्सा है विविध मतलब मिसलेनियस। ये कौन और कहाँ जैसे सवालों को कवर करता है, जैसे नागरिकता या लोकल गवर्नमेंट्स। पर आज हमारा मेन फोकस है तीसरे हिस्से पर, सरकार का गठन। ये है कैसे वाला पार्ट, मतलब वो पूरी मशीनरी जो इन सभी विचारों को हकीकत में बदलती है। तो ये सरकार आखिर बनती कैसे है? ये नोट हमें दिखाता है कि ये 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों पर टिकी है। अच्छा, इसे और तोड़ने से पहले चलिए एकदम बेसिक्स पर वापस चलते हैं। सरकार है क्या? हमारे नोट्स इसे बहुत ही खूबसूरती से और सरल तरीके से बताते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो शासन का काम करती है। बस सिंपल, ये वो इंजन है जो देश को चलाता है। और ये रही वो मशीनरी। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स की तरह सोचिए। विधायिका जैसे हमारी संसद ये नियम बनाती है। मान लीजिए कोई नया ट्रैफिक लॉ बनाया। फिर आती है कार्यपालिका यानी सरकार जो उन नियमों को लागू करती है। ये पक्का करती है कि पुलिस उस ट्रैफिक लॉ को एनफोर्स करे। और फिर है न्यायपालिका यानी हमारी अदालतें जो एक रेफरी की तरह काम करती हैं। ये देखती हैं कि कानून फेयर है या नहीं और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाती हैं। ये तीनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा पावरफुल न हो जाए। अब चलिए कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पर थोड़ा जूम इन करते हैं। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, जैसा कि हमारा नोट बताता है। इसके असल में 2 अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है राजनीतिक कार्यपालिका। ये वो नेता हैं जिन्हें हम चुनते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, जो कुछ सालों के लिए पावर में रहते हैं। ये विजन और डायरेक्शन तय करते हैं। दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका। ये हैं सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो एक्सपर्ट्स जो देश को चलाते रहते हैं भले ही सरकारें आती जाती रहें। एक तरह से सोचे तो एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है तो दूसरा उसका इंजन। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक साधारण से हैंड रिटन नोट से शुरुआत की और संविधान के बड़े बड़े आदर्शों से लेकर सरकार की रोजमर्रा की मशीनरी तक का सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे फिलॉसफी को एक स्ट्रक्चर में बदला जाता है और फिर उस स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक रोल्स में बांटा जाता है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अब ये सवाल मैं सबके लिए छोड़ रहा हूँ। सरकार के इन 3 अंगों में से कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले और कानून की व्याख्या करने वाले, कौन सा अंग है जो हम सबके दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है? देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब ये जरूर बताता है कि हम एक नागरिक के तौर पर पावर को कैसे देखते और समझते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास एक काफी कॉम्प्लेक्स हैंड रिटन डायग्राम है और हमारा मकसद है इसके मतलब को बिल्कुल साफ साफ समझना। अच्छा, अब ये जो पन्ना है पहली नजर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, बिल्कुल एक पहेली जैसा। पर अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे सरकारी स्ट्रक्चर के हर एक हिस्से को पीस बाय पीस सुलझा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिकोड करना।
तो सबसे पहले किसी भी सरकार की जो बुनियाद होती है वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पे टिकी होती है। वो ये कि सरकार की सारी ताकत, सारी पावर 3 अलग-अलग हिस्सों या ब्रांचेस में बटी हुई हो। तो ये 3 हिस्से हैं कौन-कौन से? सबसे पहले है विधायिका, यानी कानून बनाने वाले। फिर आती है कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और आखिर में है न्यायपालिका, जिसका काम है ये देखना कि कानूनों की सही से व्याख्या हो और वो संविधान के दायरे में रहें। तो ये है पावर का बिल्कुल क्लियर कट बंटवारा। तो चलिए सबसे पहले विधायिका को ही उठाते हैं। अब भारत का जो सिस्टम है वो फेडरल है ना? इसका मतलब ये हुआ कि कानून बनाने का जो ये स्ट्रक्चर है वो आपको नेशनल लेवल पर भी मिलेगा और स्टेट लेवल पर भी। तो देखिए, नेशनल लेवल पर जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसे हम सब संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और ठीक यही काम जब स्टेट लेवल पर होता है तो उसे कहते हैं विधानमंडल। काम बिल्कुल एक जैसा, बस उनका जो अधिकार क्षेत्र है, जो जुरिस्डिक्शन है, वो अलग-अलग है। अब नेशनल लेवल पर जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है लोकसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल, जहां सदस्य सीधे-सीधे जनता के वोटों से चुनकर आते हैं। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आपको स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलेगा। राज्य विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं। एक है विधान परिषद, जो बिल्कुल राज्यसभा की तरह अपर हाउस है, और दूसरी है विधान सभा, जो लोकसभा की तरह है, जहां सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते। ठीक है, विधायिका तो समझ आ गई। अब चलते हैं सरकार की दूसरी बड़ी ब्रांच की तरफ, कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव। ये वो ब्रांच है जो विधायिका के बनाए कानूनों को जमीनी हकीकत में बदलती है, उन्हें अमल में लाती है। और यहाँ भी यूनियन और स्टेट लेवल पर आपको एक पैरेलल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट है तो स्टेट लेवल पर गवर्नर, यूनियन में प्राइम मिनिस्टर है तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर। और ये पैटर्न सिर्फ ऊपर तक ही नहीं बल्कि नीचे सिविल सर्विसेज तक चलता है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात को समझते हैं, जिसका जिक्र हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में भी है। वो ये कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव असल में 2 तरह की होती है। तो पहली है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं हमारे चुने हुए नेता, हमारे मंत्री, मतलब वो लोग जो पॉलिसी डिसीजंस के लिए जिम्मेदार हैं और एक तय वक्त के लिए चुने जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ आती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है? ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हमारे सिविल सर्वेंट्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी। ये वो अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति होती है और सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये अपनी जगह पर बने रहते हैं। यही शासन में कंटिन्यूटी लाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट में एक लाइन है जो इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। एक का टेन्योर चुनाव पर डिपेंड करता है और दूसरे का फिक्स्ड होता है। और यही बात परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को हमारे शासन की रीढ़ की हड्डी बनाती है। ओके, तो हमने विधायिका को देखा, कार्यपालिका को भी समझा और उनके 2 लेवल्स भी देखे। अब इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर, ये पूरा सरकारी ढांचा एक साथ कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। तो इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ एकदम सामने रख देती है। चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका, नेशनल और स्टेट लेवल पर बिल्कुल क्लियर पैरेलल सिस्टम्स काम कर रहे हैं। संसद है तो विधानमंडल भी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं तो गवर्नर और मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो लीजिए, हम वापस आ गए उसी डायग्राम पर। जो चीज शुरू में एक कॉम्प्लेक्स, उलझा हुआ सा चार्ट लग रही थी, अब वो क्या है? अब वो सरकार का एक साफ सुथरा, वेल अंडरस्टूड नक्शा है। हर लाइन, हर बॉक्स का अब एक मतलब है। और अब एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये जो शक्तियों का बंटवारा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इतना ज़्यादा क्रूशियल क्यों है? आखिर क्यों ज़रूरी है कि ये तीनों एक दूसरे से अलग रहें? इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं कि संसद में कोई बिल पास हो गया, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सब कुछ बहुमत के एक बड़े ही दिलचस्प खेल पर निर्भर करता है। तो आज हम इसी खेल के कुछ ज़रूरी नियमों को समझने वाले हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि किसी कानून पर या किसी बड़े फैसले पर एक साथ सहमत कैसे होते हैं? जवाब एक सीधे से शब्द में छिपा है, बहुमत। लेकिन रुकिए, ये उतना भी सीधा नहीं है जितना लगता है। जब हम बहुमत कहते हैं तो उसका मतलब कोई एक चीज नहीं होती। हमारे संविधान में अलग अलग हालात के लिए अलग अलग तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण बहुमत की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहुमत है। ज्यादातर बिल्स जैसे कि मनी बिल या अविश्वास प्रस्ताव इसी से पास होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साधारण बहुमत की परिभाषा क्या है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोर्स नोट्स में बताई गई है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है जो इस पूरी बात को और भी साफ कर देगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि ये असल में काम कैसे करता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो साधारण बहुमत का मतलब है 50% से ज्यादा वोट, लेकिन सिर्फ उन सदस्यों के जो उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट डाल भी रहे हैं। ये जो लाइन है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले, यही यहाँ सबसे काम की चीज है। अच्छा, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए संसद में एक सामान्य दिन है और एक बिल पर वोटिंग होनी है। अब जरा सोचिए, लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, लेकिन किसी एक दिन सिर्फ 180 सदस्य ही मौजूद हैं और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुमत का आंकड़ा 543 से नहीं, बल्कि इन 180 सदस्यों से निकलेगा। मतलब 180 का आधा जो हुआ 90 और उसमें सिर्फ एक जोड़ना है। तो सबसे कमाल की बात क्या हुई कि उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए चाहिए सिर्फ 91 वोट। सोचिए, 543 सदस्यों वाले सदन में सिर्फ 91 वोट। ऐसा इसलिए क्योंकि साधारण बहुमत में सिर्फ वही गिने जाते हैं जो वहां मौजूद हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। चलिए अब दूसरे प्रकार पर चलते हैं और वो है प्रभावी बहुमत। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग हैं, क्योंकि इसमें सदन की खाली सीटों यानी वैकेंसीज का भी हिसाब रखा जाता है। ये वो सीटें होती हैं जो किसी सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु या किसी और वजह से खाली हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल उपराष्ट्रपति को हटाने जैसे कुछ बहुत गंभीर मामलों में होता है। साधारण बहुमत के ठीक उल्टा, यहाँ हम ये नहीं देखते कि उस दिन कितने लोग आए हैं, बल्कि हमारी गिनती शुरू होती है सदन की प्रभावी सदस्य संख्या से। तो ये प्रभावी सदस्य संख्या होती क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सदन की कुल सदस्य संख्या में से जितनी भी सीटें खाली हैं उन्हें घटा दीजिए। जो नंबर बचता है वही है प्रभावी सदस्य संख्या। और प्रभावी बहुमत का मतलब है इसी नई संख्या का 50% से ज्यादा। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन गैर हाजिर है, फर्क इस बात से पड़ता है कि सदन में असल में कितनी सीटें भरी हुई हैं। तो फिर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? चलिए इसे आमने सामने रखकर समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा बहुमत काम आता है। तो देखिए, एक तरफ है साधारण बहुमत जो हर दिन की हाजिरी पर निर्भर करता है। समझ लीजिए ये उस दिन की क्लास में कितने बच्चे आए हैं उस पर आधारित है। दूसरी तरफ है प्रभावी बहुमत जो सदन की असल ताकत पर टिका होता है, यानी क्लास में कुल कितने बच्चों का एडमिशन है खाली सीटों को हटाने के बाद। तो निचोड़ ये है कि साधारण बहुमत हर दिन बदल सकता है, ये काफी लचीला होता है, जबकि प्रभावी बहुमत तब तक एक जैसा रहता है जब तक कि कोई सीट खाली न हो जाए या भर न जाए। तो हमने साधारण और प्रभावी बहुमत को तो समझ लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान में कुछ सबसे बड़े बदलावों के लिए, जैसे कि कोई संशोधन करना हो, तो एक और भी ज्यादा शक्तिशाली बहुमत की जरूरत होती है, जिसे विशेष बहुमत कहते हैं। और हाँ, एक पूर्ण बहुमत भी होता है। ये कब और क्यों इस्तेमाल होते हैं, ये एक और दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास और कह सकते हैं शक्तिशाली बहुमत के बारे में, प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी। देखिए, ये कोई आम बहुमत नहीं है। इसका इस्तेमाल संविधान के कुछ सबसे अहम, सबसे जरूरी फैसलों के लिए होता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि मान लीजिए विधानमंडल में कुछ सीटें खाली हैं, तो इन चंद खाली सीटों की वजह से किसी स्पीकर या चेयरमैन जैसे बड़े अधिकारी को हटाने का पूरा गणित ही कैसे बदल सकता है ना दिलचस्प? यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं।
और ये सब समझने के लिए हम कोई भारी भरकम किताब नहीं उठा रहे, बल्कि बस इस एक सीधे साधे नोट को आधार बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल संवैधानिक प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो हमें समझनी है वो है एक शब्द रिक्ति, यानी वेकेंसी। अब देखिए, संवैधानिक भाषा में इसका एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सटीक मतलब है जो किसी के सिर्फ एब्सेंट होने से बिल्कुल अलग है। तो रिक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सदस्य बस आज सदन की कार्यवाही में नहीं आया। नहीं, इसका मतलब है कि वो सीट ही खाली हो चुकी है, उस पर कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं निर्णायक अंतर है। तो सवाल उठता है कि ये सीटें खाली होती कैसे हैं? देखिए, हमारे सोर्स के मुताबिक इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, कोई सदस्य इस्तीफा दे दे। दूसरा, दुर्भाग्य से किसी सदस्य का निधन हो जाए। या तीसरा, अदालत किसी सदस्य के चुनाव को ही रद्द कर दे। बस इन 3 सूरतों में ही उस सीट को रिक्त यानी वेकेंट माना जाता है। ठीक है, तो अब रिक्ति का मतलब तो साफ हो गया। तो अब चले इसके गणित वाले हिस्से पर। और घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान है, एक बार में ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि हम सदन की कुल क्षमता मतलब टोटल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ की, यानी प्रभावी संख्या की। और यकीन मानिए, सारा खेल बस इसी एक शब्द से बदल जाता है। तो अंतर क्या है? बिल्कुल साफ है। कुल संख्या यानी टोटल स्ट्रेंथ तो वो है जो सदन की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जैसे लोकसभा के लिए 543। लेकिन प्रभावी संख्या यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ वो है जो उस दिन उस खास वक्त पर सदन के असली सदस्य हैं। मतलब कुल संख्या में से सारी खाली सीटें हटा दीजिए और जो बचा वही है प्रभावी संख्या। चलिए इसे लोकसभा के उदाहरण से ही समझ लेते हैं। एकदम सिंपल। मान लीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। अब मान लेते हैं कि किसी वजह से कुछ इस्तीफे हुए होंगे, कुछ चुनाव रद्द हुए होंगे, कुल मिलाकर 7 सीटें इस वक्त खाली हैं। तो अब सदन की प्रभावी ताकत 443 नहीं रही, बल्कि 443 - 7 यानी 536 हो गई। बस अब सारा हिसाब किताब इसी 536 के आधार पर होगा। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्रभावी बहुमत के लिए अब हमें 536 का 50% से ज्यादा समर्थन चाहिए, यानी आधे से एक ज्यादा। तो 536 का आधा हुआ 268 और उससे बस एक ज्यादा यानी 269 वोट। देखा कैसे सिर्फ 7 खाली सीटों ने बहुमत के जादुई आंकड़े को 272 से घटाकर 269 पर ला दिया। और ये सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण नहीं है। असल में जब भी ऐसे प्रस्ताव सदन में आते हैं तो यही गणना सबसे पहले की जाती है। ठीक है, गणित तो हम समझ गए, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर इस खास तरह की बहुमत की जरूरत पड़ती कहाँ है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल हर छोटे बड़े कानून के लिए नहीं होता, बिल्कुल नहीं। संविधान ने इसे बहुत साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ 8 बहुत ही महत्वपूर्ण पीठासीन अधिकारियों को उनके पद से हटाने के लिए ही रखा है। और ये 8 पदाधिकारी कौन कौन हैं? देखिए, केंद्र में हो गए लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और ठीक इसी तरह राज्यों में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। बस इन्हीं 8 पदों से हटाने के लिए इस खास बहुमत का इस्तेमाल होता है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया का, इस खास बहुमत का इतना महत्व क्यों है? Why does it matter? देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये दरअसल लोकतांत्रिक संतुलन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये इस बात को पक्का करता है कि सदन के सबसे बड़े अधिकारियों को सिर्फ वही लोग हटाएं जो उस वक्त असल में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये व्यवस्था सदन की स्थिरता और उसकी गरिमा दोनों की रक्षा करती है। इस विचार को ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। प्रभावी बहुमत सिर्फ गणित नहीं है, ये लोगों के प्रतिनिधियों की असली और उस वक्त की इच्छा के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। मतलब ये उस पल में मौजूद सदन की आवाज को अहमियत देता है, ना कि उसकी सिर्फ कागजी ताकत को। तो अगली बार जब खबरों में सुनने को मिले कि किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया या कोई सीट खाली हो गई, तो ये जरूर याद रखिएगा कि उस एक खाली सीट का भी हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कितना गहरा असर पड़ सकता है।
लेकिन ये सब हमें एक और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर प्रभावी बहुमत सिर्फ इन 8 अधिकारियों को हटाने के लिए है, तो फिर साधारण कानून बनाने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए या फिर आपातकाल जैसी बड़ी स्थितियों के लिए किस किस तरह के बहुमत का इस्तेमाल होता होगा? ये सोचने वाली बात है ना? संसद में कोई भी कानून कैसे बनता है? अच्छा, जवाब सिर्फ वोटों की गिनती कर लेना नहीं है। आज हम लोग विधायी बहुमत के पीछे छिपे नियमों को समझेंगे। ये कोई मामूली नंबर का खेल नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम सब अक्सर सुनते हैं कि बिल पास करने के लिए बहुमत यानी मेजॉरिटी चाहिए, पर यह बहुमत है क्या? क्या हर कानून के लिए एक ही जादुई नंबर होता है? जैसा कि हम देखेंगे, जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इन हाथ से लिखे हुए नोट्स का सहारा लेंगे। ये हमारे गाइड होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इन नोट्स में आखिर क्या छिपा है और साथ मिलकर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारी पड़ताल का रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। हम बहुमत के मतलब से शुरू करेंगे, फिर पूर्ण और विशेष बहुमत की बारीकियों में जाएंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए सीधे पहले खंड पर आते हैं। जब संसद में बहुमत की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ वोटों की गिनती से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर फैसले का वजन अलग होता है। इसलिए एक सामान्य सा कानून पास करने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो एक बड़े संवैधानिक बदलाव के लिए जरूरी आंकड़े से बिल्कुल अलग होगा। अब हम पहले और सबसे बुनियादी बहुमत की बात करते हैं, पूर्ण बहुमत। इसे समझना सरकार कैसे बनती है और कैसे स्थिर रहती है, इसके लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। ये गिनती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उस दिन सदन में कितने सदस्य मौजूद हैं। नहीं, ये सदन की कुल ताकत पर आधारित होती है। मतलब ये एक पक्का आंकड़ा है जो बदलता नहीं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे नोट्स में दिया गया उदाहरण। चलिए बात करते हैं भारत की लोकसभा की, जहां कुल सदस्यों की संख्या है 543। तो इसका हिसाब बहुत सीधा है। हम कुल संख्या यानी 543 को 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 271.5। अब सदस्य तो आधा नहीं हो सकता, है ना? इसीलिए बहुमत के लिए हमें अगला पूरा नंबर लेना होगा और वो जादुई संख्या है 272। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 272 सीटों की जरूरत होती है। इसी एक आंकड़े पर सरकारें बनती हैं और गिर भी जाती हैं। अब आते हैं बहुमत के दूसरे और ज्यादा दिलचस्प प्रकार पर, विशेष बहुमत। इसका इस्तेमाल तब होता है जब मामला बहुत गंभीर हो और एक बड़ी सहमति की जरूरत पड़ती है। ये पूर्ण बहुमत से एकदम अलग है। यहाँ गिनती का आधार ही बदल जाता है। हम सदन की कुल ताकत को नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन सदस्यों को देख रहे हैं जो उस खास वोट के लिए मौजूद हैं और अपना वोट डाल भी रहे हैं। वैसे तो विशेष बहुमत के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे स्रोत नोट्स एक बहुत ही आम प्रकार पर फोकस करते हैं, जिसे अक्सर बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी परिभाषा का फोकस ही बदल जाता है। यहाँ हमें उन सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए जो सदन में मौजूद हैं और वोट भी डाल रहे हैं। जो सदस्य उस दिन आए ही नहीं या वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, उनकी गिनती नहीं होती। इसको समझने के लिए चलिए फिर से अपने नोट्स का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा में किसी दिन 543 में से सिर्फ 180 सदस्य ही मौजूद हैं और वोट डाल रहे हैं। तो इसका हिसाब भी सीधा है। हम बस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या यानी 180 को लेते हैं और उसका 2/3 निकाल लेते हैं और हमें संख्या मिलती है 120। तो उस बिल को पास करने के लिए 180 में से कम 120 सदस्यों को उसके पक्ष में वोट देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामान्य 50% वाली नियम से कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है पूर्ण बहुमत, जिसका आधार कुल सदस्यता है और ये आंकड़ा हमेशा फिक्स रहता है 272। दूसरी तरफ है विशेष बहुमत, जिसका आधार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, यानी जरूरी आंकड़ा हर दिन की हाजिरी के साथ बदल सकता है। तो हमने गणित तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन अलग अलग नियमों का असली मतलब क्या है और ये आखिर बनाए ही क्यों गए हैं?
आखिर हर चीज के लिए एक साधारण आधे से ज्यादा का नियम क्यों नहीं है? इन मुश्किल नियमों के पीछे एक बहुत गहरा संवैधानिक तर्क छिपा है। हमारे स्रोत नोट्स हमें इसका सीधा जवाब देते हैं। ये 2/3 बहुमत जैसी ऊंची शर्तें संविधान के कुछ सबसे जरूरी प्रावधानों के लिए रखी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 249 और 312, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन पर असर डालते हैं। असल में ये नियम हमारे संविधान के सेफ्टी लॉक की तरह है। ये पक्का करते हैं कि देश की नींव या राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति संतुलन जैसे बड़े फैसले जल्दबाजी में या किसी मामूली बहुमत के दम पर न लिए जा सकें। ये एक लाइन पूरी चर्चा का सार है। मतलब फैसला जितना गंभीर होगा, उसे पास करने के लिए राजनीतिक सहमति का स्तर भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। ये हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाता है। तो आखिर में सवाल ये बचता है कि अगर रोजमर्रा के कानून 51% वोटों से बन सकते हैं, तो संविधान निर्माताओं ने 2/3 जैसी मुश्किल शर्त क्यों रखी? ये ऊंची दीवारें आखिर किसकी हिफाजत के लिए बनाई गई हैं? ये सवाल हमें बहुमत के गणित से उठाकर लोकतंत्र के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करता है। नमस्कार, चले आज भारतीय संसद की एक बहुत ही खास प्रक्रिया को समझते हैं, जो देश का भविष्य तय कर सकती है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। देखिए, ये सिर्फ वोटों की गिनती का खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ऊंची बाधा है जिसे पार करना बड़े बड़े प्रस्तावों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। कभी ये सवाल मन में आता है कि संविधान बदलने या किसी जज को हटाने जैसे इतने बड़े फैसलों के लिए सिर्फ आधे से ज्यादा वोटों से काम क्यों नहीं चल जाता? आखिर क्यों एक इतनी मुश्किल प्रक्रिया बनाई गई है? तो चलिए आज इसी के पीछे का लॉजिक समझते हैं। आज हम इन 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर इसकी 2 शर्तों को आसान भाषा में जानेंगे, 2 असल जैसे उदाहरण देखेंगे कि कब ये फेल होता है और कब पास, और आखिर में बात करेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये विशेष बहुमत होता क्या है, और ये जो हम आमतौर पर सुनते हैं साधारण बहुमत, उससे ये इतना अलग कैसे है? तो देखिए, ये एक डबल लॉक सिस्टम जैसा है। इसमें 2 ताले हैं। पहला ताला ये है कि जितने लोग वोट दे रहे हैं, उनमें से कितने लोग हाँ कह रहे हैं, और दूसरा ताला, जो कि ज्यादा मुश्किल है, वो ये है कि वो हाँ कहने वाले लोग पूरे सदन की कुल ताकत के मुकाबले कितने हैं। और यकीन मानिए, इसी दूसरे ताले पर आकर ज्यादातर प्रस्ताव अटक जाते हैं। अब इसी परिभाषा को और भी आसान बनाते हैं और 2 सिंपल रूल्स में तोड़ते हैं। किसी भी प्रस्ताव को पास होने के लिए इन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। मतलब ये कोई या तो ये या वो वाला मामला नहीं है, ये भी और वो भी वाला मामला है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। अब अपने उदाहरणों को समझने के लिए हम लोकसभा को बेस मानकर चलते हैं, जिसकी कुल संख्या है 543। इसका सीधा सा मतलब है कि पहली शर्त को पूरा करने के लिए जो मैजिक नंबर है वो है 272। मतलब कम से कम 272 वोट तो पक्ष में चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। कल्पना कीजिए, संसद में सोमवार का दिन है और एक बहुत जरूरी बिल पर वोटिंग हो रही है। तो सीन कुछ ऐसा है, सोमवार का दिन सदन में 543 मेंबर्स में से सिर्फ 310 ही मौजूद हैं, और उनमें से भी 10 लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो हमारे पास गिनती के लिए कुल 300 वोट हैं। और वोटों का नतीजा आता है 210 हाँ और 90 ना। पहली नजर में तो लगता है कि अरे वाह, क्या जबरदस्त जीत है ना? पर क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी के टेस्ट को पास कर पाएगा? चलिए देखते हैं। चलो अब हिसाब लगाते हैं। कंडीशन नंबर 2, वोट डालने वाले 300 सदस्यों का 2/3 होता है 200। क्या हमें 200 से ज्यादा वोट मिले? हाँ, 210 मिले, तो ये कंडीशन तो पास हो गई। पर असली पेंच है कंडीशन नंबर 1 में। क्या 210 वोट हमारे मैजिक नंबर 272 से ज्यादा है? नहीं, और बस यहीं पर सारी बात अटक गई। और नतीजा, बिल फेल हो गया। सोचिए, 70% वोट पक्ष में होने के बावजूद बिल पास नहीं हो पाया। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ उस दिन आए हुए लोगों का सपोर्ट काफी नहीं है, पूरे सदन का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ होना चाहिए।
चलिए अब एक दिन आगे बढ़ते हैं। मंगलवार का दिन है और इस बार सीन थोड़ा अलग है। सदन में अटेंडेंस काफी बेहतर है। आज देखिए 460 मेंबर्स आए हैं और 450 वोट डाल रहे हैं। सोमवार के मुकाबले ये बहुत बड़ा जंप है। वोट का नतीजा है 350 पक्ष में 100 विपक्ष में। फिर से जबरदस्त जीत दिख रही है। पर असली सवाल वही है, क्या इस बार स्पेशल मेजॉरिटी की दोनों शर्तें पूरी हुईं? चलिए फिर से चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1, क्या 350 वोट हमारे मैजिक नंबर 272 से ज्यादा हैं? हाँ, हैं। टिक। कंडीशन नंबर 2, वोट डालने वाले 450 लोगों का 2/3 होता है 300। क्या हमारे वोट 300 से ज्यादा हैं? हाँ, 350 हैं। डबल टिक। इस बार दोनों ताले खुल गए, बिल पास हो गया। ये दिखाता है कि सिर्फ जबरदस्त सपोर्ट ही नहीं, बल्कि सदन में ज्यादा लोगों का मौजूद होना भी कितना ज्यादा जरूरी है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? मतलब संसद इतनी मुश्किल प्रक्रिया का इस्तेमाल करती कब है? देखिए, ये मेजॉरिटी उन मौकों के लिए बचाकर रखी गई है जब दांव पर देश के सबसे बड़े और बुनियादी फैसले लगे हों। इस ऊंची दीवार की जरूरत तब पड़ती है जब देश की सबसे बड़ी किताब यानी संविधान में ही कोई बदलाव करना हो, या फिर न्यायपालिका की आज़ादी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। यही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीएजी जैसे अहम पदों के लिए भी लागू होती है। आसान भाषा में कहें तो ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि देश के बुनियादी ढांचे में जब भी कोई बड़ा बदलाव हो तो वो किसी एक पार्टी की मर्जी से या जल्दबाजी में ना हो। उसके लिए एक बहुत बड़ी व्यापक सहमति की जरूरत हो जो पूरे सदन की इच्छा को दर्शाए। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने लायक है, क्या ये जो इतनी ऊंची दीवार खड़ी की गई है, ये हमारे लोकतंत्र का एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर कभी-कभी जरूरी बदलावों के रास्ते में एक रुकावट भी बन जाती है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारतीय संसद की कार्यवाही से जुड़े कुछ जरूरी शब्दों को। हम इस थोड़ी मुश्किल लगने वाली भाषा को एक आसान सी कहानी में बदल देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा विचार एक ऐसा कानून बन जाता है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। आइए इस सफर को समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा सफर शुरू होता है एक बुनियादी चीज से जिसे हम विधेयक या अंग्रेजी में बिल कहते हैं। तो ये विधेयक या बिल आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये किसी भी नए कानून का पहला कच्चा ड्राफ्ट होता है जिसे चर्चा के लिए पेश किया जाता है। और यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, जैसा कि मूल नोट्स में भी बताया गया है, ये सिर्फ एक प्रस्तावित कानून है, अभी कानून बना नहीं है। अच्छा, तो बिल तो सदन में आ गया, पर क्या अब इस पर बहस शुरू हो सकती है? नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है। पहले एक नियम पूरा करना होता है कि सदन में कितने लोग मौजूद होने चाहिए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या कुछ गिने चुने सदस्य मिलकर पूरे देश के लिए कानून पर बहस कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए एक नियम है जिसे कहते हैं कोरम, या हिंदी में गणपूर्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि सदन की कार्यवाही को जायज मानने के लिए कम से कम 10% सदस्यों का होना जरूरी है। तो अब सवाल ये है कि भारत के दोनों सदनों के लिए ये 10% का नियम असल में कितनी संख्या बनता है? लोकसभा की बात करें, कुल 543 सदस्य हैं, तो वहां की कार्यवाही के लिए कम से कम 54 सदस्यों का होना जरूरी है। और इसी तरह राज्यसभा में जहां 245 सदस्य हैं, वहां ये संख्या है कम से कम 25। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ फैसले इतने बड़े और अहम होते हैं कि उनके लिए सिर्फ साधारण बहुमत से काम नहीं चलता। इसे कहते हैं विशेष बहुमत। इसका मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए, और ये बहुत बड़े और खास संवैधानिक मामलों के लिए ही इस्तेमाल होता है। एक अंदाजा लगाने के लिए, लोकसभा में जहां 543 सदस्य हैं, वहां विशेष बहुमत के लिए कम से कम 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो बात यह है कि ये इतना पावरफुल टूल है कि इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी बेहद गंभीर प्रक्रियाओं में होता है। तो ठीक है, बिल पर बहस हो गई, कोरम भी पूरा था और जरूरी वोटों से पास भी हो गया। तो अब क्या ये कानून बन गया?
नहीं, अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव बाकी है। बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, और जब वो सहमति मिल जाती है तब जाकर ये एक आधिकारिक अधिनियम यानी एक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये फर्क समझना बहुत जरूरी है कि एक विधेयक और एक अधिनियम में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक सिर्फ एक प्रस्ताव है, सफर की शुरुआत है, तो दूसरा लागू हो चुका कानून है, यानी मंजिल। और ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक मजबूत लोकतंत्र को चलाने के लिए क्या इतनी जटिल और लंबी प्रक्रिया वाकई जरूरी है, या फिर ये बस एक बेवजह की रुकावट है?